जय हिंद। कल हम लोगों ने 12वीं कक्षा के भूगोल के चैप्टर नंबर 10 पर परिचर्चा किया था। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव अधिवास, भूगोल पाठ 10, पाठ का नाम है मानव अधिवास। मानव अधिवास क्या है, मानव को अधिवास की जरूरत क्यों होती है और मानव अधिवास के कितने वर्गों में बांटा गया है, हमने कल के क्लास में पूरा चर्चा किया था। हमने बताया था कि मानव अधिवास के दो वर्ग हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास क्या है, ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं और ग्रामीण अधिवास के स्वरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवास को किन किन वर्गों में बांटा गया है, कल के वीडियो में हमने पूरा बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि नगरीय अधिवास क्या है और नगरीय अधिवास की विशेषता क्या होती है, नगरीय अधिवास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नगरीय अधिवास क्या है। तो नगरीय अधिवास का मतलब होता है नगर का अधिवास, मतलब वह लोग जो नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो शहर में बनाए जाने वाले घर को हम नगरीय अधिवास के नाम से जानते हैं। प्रश्न है तो नगरीय अधिवास का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा कि नगरीय अधिवास या शहरी अधिवास उस अधिवास को कहते हैं जहां के 75% से ज्यादा लोग अपने जीविका के लिए गैर कृषि कार्य में लगे हो, मतलब उद्योग और व्यापार में लगे हो। जहां के 75% से ज्यादा लोग अपने जीविका के लिए गैर कृषि कार्य में लगे हो, तो उस अधिवास को हम नगरीय अधिवास के नाम से जानते हैं। प्रश्न है तो नगरीय अधिवास जहां के 75% से ज्यादा लोग अपने जीविका के लिए गैर कृषि कार्य में लगे हों, मतलब उद्योग और व्यापार में लगे हों, तो उस नगर को, उस बस्ती को हम नगरीय अधिवास के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि आधुनिक विश्व की जो प्रथम नगर है, आधुनिक संसार का जो प्रथम नगर है वह लंदन को माना जाता है। संसार का सबसे पहला नगर, संसार को सबके, लंदन विश्व का ऐसा बस्ती है जिसको सबसे पहले नगर होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि लंदन की जनसंख्या 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई थी। 1982 में विश्व में लगभग 175 ऐसे नगर थे जिनकी आबादी 10 लाख से क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन 1800 ईस्वी में विश्व की मात्र 3% जनसंख्या नगर में निवास करती थी। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व की 48% आबादी नगर में निवास करती है। तो अब अगला प्रश्न होगा कि नगरीय अधिवास को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो आपको बता दें कि नगर के जो अधिवास है उस अधिवास को 4 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नगरीय अधिवास के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है, या नगरीय अधिवास को किन किन आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है कि नगरीय अधिवास के वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो नगरीय अधिवास का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। नगरीय अधिवास को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। मतलब 4 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर नगर का या नगरीय बस्ती का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है तो नगरीय बस्ती को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला जनसंख्या के आधार पर। तो प्रश्न ये कहता है कि नगर होने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। किसी वस्तु को नगर का संज्ञा कब देंगे, तो कहा जाता है कि भारत में, हम जिस देश के निवासी हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में नगर का दर्जा मिलने के लिए, किसी बस्ती को नगर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होना चाहिए। भारत में किसी बस्ती को नगर का दर्जा तब दिया जाता है, टाउन का दर्जा तब दिया जाता है कि जब एक खास सीमित क्षेत्र में कम से कम 5000 लोग रखते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अमेरिका में किसी बस्ती को नगर का दर्जा मिलने के लिए मात्र 2500 जनसंख्या चाहिए। अमेरिका में यदि किसी बस्ती की जनसंख्या 2500 हो गई तो उसे नगर कहा जाता है।
जापान में नगर का दर्जा प्राप्त करने के लिए 30,000 जनसंख्या होना चाहिए। कनाडा में किसी बस्ती की आबादी यदि 1,000 हो गई तो उसे नगर कहा जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन की बात करते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन की बात करते हैं तो डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन में मात्र 250 लोग अगर किसी बस्ती में हो गया तो उसे नगर माना जाता है। जैसे अपने समाज में 250 लोग एक मोहल्ला में रहते हैं, तो भारत का एक मोहल्ला डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन में नगर माना जाता है। मतलब वहां पर मात्र 250 लोग को मिलाकर नगर बनता है, लेकिन भारत में नगर बनने के लिए कम से कम 5,000 आबादी होनी चाहिए। दूसरा, व्यवसायिक संरचना। नगर का दर्जा तब मिलेगा जब वहां के 75% से ज्यादा लोग गैर कृषि कार्य में लगे हो, उद्योग व्यापार चाहे सरकारी या प्राइवेट नौकरी में लगे हो। तो नगर का दूसरा जो अधिवास का आधार है व्यवसायिक संरचना, मतलब नगर के 75% से ज्यादा लोग स्त्री या पुरुष गैर कृषि कार्य में लगे हो। तीसरा, प्रशासन। प्रशासन के आधार पर तो नगर में जहां नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड हो, अधिसूचित क्षेत्र हो, इस प्रकार का स्वरूप भी देखने को मिलता है। और घनत्व, तो नगर का दर्जा मिलने के लिए कम से कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब नगर का दर्जा मिलने के लिए जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तो नगरीय बस्ती का वर्गीकरण। 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नगरीय बस्ती के कितने वर्ग में बांटा गया है, चर्चा करें। तो नगरीय बस्ती को 8 वर्गों में बांटा गया है। नगरीय बस्ती के कौन कौन प्रकार है, तो नगरीय बस्ती के 8 प्रकार हैं। पहला, पूर्वा या टोला। दूसरा, नगरीय या बाजार गांव। तीसरा, कस्बा। चौथा, नगर। पांचवा, महानगर। छठा, स्वनगर। सातवां, विशाल या विश्वनगरी। आठवां, मेगा सिटी। मतलब नगर के विकास की कौन कौन सी अवस्था है, 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे नगर के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहला, पूर्वा या टोला। दूसरा, नगरीय गांव या बाजारी गांव। तीसरा, कस्बा। चौथा, नगर। पांचवा, महानगर। छठा, शहनगर। सातवां, विशाल या विश्वनगरी। आठवां, मेगा सिटी। अब मन में प्रश्न होगा, तो पूर्वा या टोला किसे कहते हैं? तो अमेरिका में नगर की जो सबसे छोटी इकाई है, अमेरिका में नगर की छोटी इकाई को पूर्वा कहते हैं और भारत में टोला कहते हैं। अमेरिका में नगर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे पूर्वा कहते हैं, लेकिन भारत में उस पूर्वा को क्या कहते हैं, टोला कहते हैं। दूसरा, नगरीय गांव या बाजार गांव। मतलब किसी बाजार के अगल बगल में, कोई बाजार जैसे कारीगर वगैरह का दुकान है, उसके अगल बगल में अगर गांव बस गया, नगर बस गया, तो उसको हम बाजार गांव या नगरीय गांव कहते हैं। कस्बा, तो पूर्वा से बड़ा लेकिन नगर बाजारी गांव से छोटा। पूर्वा और बाजार गांव के बीच का जो बस्ती होता है उसे हम क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। अगला है, नगर किसे कहते हैं? तो जिस बस्ती की आबादी 1 लाख हो, इंडिया के रेस्पेक्ट में, भारत के संदर्भ में जिस बस्ती की आबादी 1 लाख हो, पूछा गया प्रश्न है 2 नंबर में, नगर किसे कहते हैं? तो जिस बस्ती की आबादी कितना हो, कम से कम 1 लाख हो, उस बस्ती को हम नगर कहते हैं। नगर किसे कहते हैं, याद रखेंगे, नगर उस बस्ती को कहते हैं जिस बस्ती की आबादी कम से कम 1 लाख हो। और आपको बता दें, भारत में 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या लगभग 550 है। दूसरा है महानगर। दूसरा क्या है, महानगर की बात करते हैं। तो महानगर किसे कहते हैं? तो महानगर उस बस्ती को कहेंगे जिसकी आबादी कम से कम 10 लाख हो। मतलब 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को, 10 लाख जनसंख्या वाले शहर को हम महानगर के नाम से जानते हैं। मतलब 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को हम क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। और आपको बता दें कि विश्व के में 522 महानगर है और अपना भारत में के 10 लाख ही नगर जो है वह 53 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या भारत में 53 है और पूरे विश्व में 522 है। मतलब महानगर किसे कहेंगे? तो आपका उत्तर होगा महानगर उस बस्ती को कहेंगे जिसकी आबादी कम से कम कितना हो, 10 लाख हो। अगला है सन्नगर किसे कहते हैं? तो कहता है कि 2
दो महानगरों को यदि आपस में मिले, दो महानगर यदि आपस में मिले, एक छोटा सा कटान है, कटान के द्वारा अलग हो, दो महानगर यदि आपस में आसपास में मिलते हो तो उसको हम स्वर्ण नगर शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में गाजियाबाद दिल्ली, हैदराबाद सिकंदराबाद, टोक्यो योकोहामा, मतलब दो बड़े शहर यदि जिसकी दोनों की आबादी 10-10 लाख हो लेकिन दोनों आपस में मिल रहे हो तो उसको हम स्वर्ण नगर कहते हैं। जैसे भारत में दिल्ली और गाजियाबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये स्वर्ण नगर के उदाहरण होंगे। और स्वर्ण नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक गिडीज ने किया था। स्वर्ण नगर जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने किया था। स्वर्ण नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पैट्रिक गिडीज ने किया था। और 1957 में बात करता है। मतलब विशाल नगर क्या है या विश्व नगरी किसे कहते हैं? तो विशाल नगर या विश्व नगरी कई स्वर्ण नगर, यदि कई स्वर्ण नगर आपस में मिलते हो, यदि कई स्वर्ण नगर आपस में मिलते हो तो उसको हम विशाल नगर या विश्व नगरी के नाम से जानते हैं। यदि कई स्वर्ण नगर आपस में मिलते हो तो उसे हम विशाल नगर या विश्व नगरी के नाम से जानते हैं। कई स्वर्ण नगर आपस में मिलते हैं तो उसे हम विशाल नगर या विश्व नगरी के नाम से जानते हैं। अगला है मेगा सिटी किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 1 करोड़ या इससे ज्यादा हो, 1 करोड़ या उससे ज्यादा जिस शहर की आबादी हो उस शहर को हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में विश्व में मेगा सिटी की संख्या मतलब 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 35 है और भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। अगला है कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। काम के आधार पर नगरों की वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम भारत की बात कर लें या विश्व की बात कर लें तो काम के आधार पर नगर को 9-10 वर्गों में बांटा गया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। पहला खनन नगर या उद्योग नगर, दूसरा व्यापारिक नगर, तीसरा औद्योगिक नगर, चौथा प्रशासनिक या राजधानी नगर, पांचवा सैनिक या सुरक्षा नगर, छठा सांस्कृतिक नगर, सातवां स्वास्थ्यवर्धक नगर, आठवां मनोरंजन केंद्र, 10वां परिवहन नगर। तो मन में प्रश्न है, हर वर्ष दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। लघुत्तरीय में पूछेगा कार्य के आधार पर नगरों के 4 प्रकार का नाम लिखिए, तो किसी 4 का नाम लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। दीर्घोत्तरीय में पूछेगा कि नगरों के प्रकार्यात्मक या कार्य के आधार पर नगरों के वर्गीकरण पर प्रकाश डाले, तो सारे के बारे में लिखकर थोड़ा सा व्याख्या करनी पड़ेगी। तो पहला है कि नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर प्रकाश डाले, तो आप लिखेंगे कि नगरों को काम के आधार पर निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है। पहला है खनन नगर, तो जहां वह नगर जहां से अयस्क की प्राप्ति होती है, खुदाई करके अयस्क को प्राप्त किया जाता है, तो वैसे नगर को हम खनन नगर कहेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगुली और कुलगाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में कालगुली और कुलगाड़ी खनन नगर के उदाहरण है। भारत में जमशेदपुर खनन नगर के उदाहरण है। भारत में बोकारो, झरिया, धनबाद ये खनन नगर के उदाहरण है, क्योंकि इन जगहों से कोयला खुदाई करके हम कोयला प्राप्त करते हैं। दूसरा व्यापारिक नगर, वह नगर जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुआ हो, तो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुआ हो उस नगर को हम व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे भारत में रायपुर, अमृतसर, मेरठ औद्योगिक नगर। तो उद्योग और व्यापार का जो केंद्र हो, वह नगर जो उद्योग और व्यापार का केंद्र हो उसको हम औद्योगिक नगर कहेंगे। जैसे कानपुर, शंघाई, लंदन, शिकागो, मुंबई, कोलकाता, ये सारे व्यापारिक नगर के उदाहरण है, औद्योगिक नगर के उदाहरण है, क्योंकि यहां पर उद्योग धंधा का क्या है, केंद्र है। अगला है प्रशासनिक या राजधानी नगर। भाई प्रशासनिक नगर किसे कहेंगे या राजधानी नगर किसे कहेंगे? तो आसान सा उत्तर है कि जिस नगर से किसी देश या राज्य के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, जिस नगर से किसी देश या राज्य के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे हम प्रशासनिक या राजधानी नगर के नाम से जानते हैं। और भारत में
28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी प्रशासनिक नगर के ही उदाहरण होंगे। जैसे श्रीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, पटना, रांची, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तेलंगाना, हैदराबाद। तो भारत जितने भी राजधानी हैं उन सभी को राजधानी नगर या प्रशासनिक नगर के नाम से जानते हैं। सैनिक महत्व के नगर, तो जहां पर सैनिकों का छावनी होता है वह नगर, जहां सैनिक का छावनी हो उसको हम सुरक्षा नगर या सैनिक महत्व के नगर के नाम जानते हैं। जैसे मेरठ, जबलपुर, गोरखपुर। सांस्कृतिक नगर, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा के आसपास में यदि नगर बस गया हो, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा के अगल बगल में बस गया हो तो उस नगर को हम सांस्कृतिक नगर कहेंगे। जैसे हरिद्वार, मथुरा, उज्जैन, अजमेर, अमृतसर, नासिक, बनारस। स्वास्थ्य वर्धक नगर, पहाड़ की ऊंचाई पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिस नगर की स्थापना की गई हो उसको हम स्वास्थ्य वर्धक नगर या अंग्रेजी में हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, ऊंटकमंडल, आबू, महाबलेश्वर, ये स्वास्थ्य वर्धक नगर के उदाहरण है। और मनोरंजन नगर, तो मनोरंजन नगर उस नगर को कहते हैं जहां लोग मानसिक शांति के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं तो उसको हम मनोरंजन नगर के नाम से जानते हैं। जैसे चेन्नई, पुरी, वाल्टियर, गोपालपुर। इटली में ब्राइटन, जेनोवा, ये सब मनोरंजन नगर के उदाहरण है। परिवहन नगर, तो परिवहन नगर उस नगर को कहेंगे जो किसी रेलवे जंक्शन के अगल बगल में, हवाई अड्डा के अगल बगल में बस गया हो, किसी महामार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहा के आसपास बस गया हो, ऐसे नगर को हम परिवहन नगर के नाम से जानते हैं। अब है नगरीय बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो नगरीय बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक हैं केंद्रीयता, सुरक्षा, समतल भूमि की उपलब्धता और पीने योग्य स्वच्छ जल की उपलब्धता नगरीय बस्ती को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक। तो ये था नगर और नगर के प्रमुख वर्ग। अगले क्लास में हम लोग पुनः भूगोल के 11 नंबर चैप्टर को लेके आएंगे। नियमित आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। निश्चित तौर पे प्रतिदिन के दिन के क्लास में आपको कुछ न कुछ नई नई बातें, ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।